हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। और ये है हमारा सेशन 4 ऑफ 30 डेज 30 मॉक टेस्ट। तो आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 4 रहेगा, जो कि रहेगा रीजनिंग का। ऑलरेडी हम लोगों ने 2 क्वांट्स के और 1 रीजनिंग का कर लिया है, तो आज बारी थी रीजनिंग की। आई होप आप ये सीरीज एंजॉय कर रहे हो, बहुत डिसिप्लिन से कर रहे हो और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हो। आपको डेफिनेटली इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो आज के सेशन में मैंने आपको बताया कि रीजनिंग का करेंगे। ऑलरेडी हम लोग ना एक एडवांस लेवल मॉक हमने क्वांट का किया, तो उसी मॉक को आज पूरा करेंगे। एडवांस लेवल उसी मॉक का हम लोग रीजनिंग सेक्शन पूरा कर लेंगे आज, ठीक है। तो पेन और पेपर लेके तैयार हो जाओ। ऑल्सो जिन बच्चों को नहीं पता कि ये चल क्या रहा है, तो हम लोग 30 डेज 30 मॉक टेस्ट की सीरीज कर रहे हैं, जिसके अंदर 30 दिन हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे। और ये मॉक टेस्ट हमारे पेड मॉक टेस्ट रहेंगे, जो स्टडी नीति के पेड वाले मॉक टेस्ट हैं, जो आप लोग परचेज करते हो। ये इसलिए मैंने किया क्योंकि जो भी एस्पिरेंट्स मॉक नहीं दे रहे हैं उनको हेल्प मिल जाएगी, जिनके पास क्वालिटी कंटेंट नहीं पहुंच रहा उनको हेल्प मिल जाएगी। तो ये मेरे 2 मोटिव हैं और आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए, ये तीसरा मोटिव है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। आई होप सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। आरआरबी पीओ का करना है हमें, तो एडवांस लेवल करेंगे आज। ठीक है, ये वाला था ना, इसका हम लोगों ने क्वांट का कर लिया था, तो आज रीजनिंग कर लेते हैं। आई होप आप अपना कॉपी पेन लेके तैयार हो गए। एंड पेपर में आपको इसी तरीके का जो इंटरफेस है वो दिखेगा, ऐसा ही आपकी स्क्रीन पे आएगा, ऐसा ही इंटरफेस आएगा। तो आपका डर निकल जाएगा अगर आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेते हो तो, ठीक है। और जिनके पास मॉक टेस्ट ये वाले हैं, आप प्लीज इनको जो मैं करवाऊं उसको एक बार दोबारा जब भी टाइम मिले उसको लगा के देख लिया करो, कि जहां पे आपका क्वेश्चन गलत हुआ था वो क्वेश्चन फिर दोबारा गलत ना हो। सबसे पहले हमारे पास पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट है, तो हमेशा मैं क्या करती हूँ रीजनिंग के अंदर, पहले मिसलेनियस करती हूँ फिर पजल करती हूँ। तो उसी तरीके से हम लोग आज पहले मिसलेनियस करेंगे फिर पजल्स करेंगे, लेकिन आपको जो तरीका सही लगता है आप अपने तरीके से उसको कर सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा टाइम सेविंग होता है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास ब्लड रिलेशन का। बोलता क्या है इसके अंदर, हमारे पास 10 लोग हैं एक फैमिली के, एंड ईच कपल हैज 2 किड्स। हर एक कपल के पास 2 किड्स हैं ऑफ बोथ जेंडर्स, यानी कि एक लड़का है और एक लड़की है। डेफिनेट है इसमें। 1 मिनट, ठीक है। A is the son of U, who is the brother-in-law of M। A जो है U का बेटा है और U जो है वो M का brother-in-law है। U का बेटा हो गया A, तो यानी कि U की एक बेटी भी होगी, इसकी कोई ना कोई बहन डेफिनेटली होगी। और U जो है वो कौन है, ब्रदर इन लॉ, यानी कि एक मेल है और किसका जीजा या साला है, M का, ठीक है। तो डेफिनेटली एक फीमेल भी होगी ना, इसकी वाइफ भी होएगी ना। कपल के बच्चे हैं तो इसकी वाइफ भी होगी। नीदर Q नॉर U हैज सिबलिंग्स। Q और U के सिबलिंग्स नहीं है। देखो, Q और U के सिबलिंग्स नहीं है मतलब U का कोई भाई या बहन नहीं है। और अगर M इसका ब्रदर इन लॉ है तो डेफिनेटली इसकी वाइफ की साइड से होगा, मतलब M इसका साला होगा और ये U जो है M का जीजा होगा, ठीक है। इसका कोई सिबलिंग होगा, U इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ M, ठीक है। तो यहां पे M आ जाएगा। Q इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ O एंड वाइस वर्सा। Q जो है सिस्टर इन लॉ है O की, मतलब कि Q और O आपस में ननद और भाभी हैं। कोई इन दोनों में से ननद होगी, कोई इन दोनों में से भाभी होगी। लेकिन उसने बोला है Q का कोई भी सिबलिंग नहीं है। Q का अगर कोई भी सिबलिंग नहीं है तो Q डेफिनेटली कौन हो जाएगी, भाभी हो जाएगी, ननद नहीं हो सकती। सबको पता है Q का कोई सिबलिंग नहीं है तो Q भाभी हो जाएगी। उसके बाद बोलता है Q इज द मदर ऑफ S, हु इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ H। S जो है वो ग्रैंड डॉटर है H की और Q जो है उसकी माँ है। Q अगर उसकी माँ है और हमारे पास 3 जनरेशन ऑफ फैमिली है। 3 जनरेशन है क्या? 3 जनरेशन है, क्योंकि यहाँ पे ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर का जिक्र किया गया है। अगर Q मदर है S की और H जो है वो ग्रैंड डॉटर है H की, तो यहाँ पे 3 जनरेशन आ रही हैं। तो Q जो है वो डेफिनेटली 2nd जनरेशन में लाई करेगी, है ना। Q डेफिनेटली 2nd जनरेशन में लाई करेगी और S जो है 3rd जनरेशन में लाई करेगी, H जो है 1st जनरेशन में लाई करेगी। T इज द फादर इन लॉ ऑफ U। T जो है फादर इन लॉ है U का, यानी कि इसकी पत्नी का पिता होगा T, और डेफिनेटली इसकी वाइफ होगी क्योंकि कपल के बच्चे हैं। और हमेशा उसने बोला है कि कपल के 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, इनकी एक बेटी डेफिनेटली होगी, तो ये हो जाएगा बेटा।
इसकी वाइफ हो जाएगी। अगर मैं मिनिमम पॉसिबिलिटी से चलूं तो यहाँ पे एक कपल के 2 बच्चे, फिर एक कपल के 2 बच्चे, फिर एक कपल के 2 बच्चे, इस तरीके से मैं करूंगी तो मेरे पास सारे के सारे, जस्ट अ सेकेंड, तो मेरे पास सारे के सारे जो मेंबर्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। मैं मिनिमम पॉसिबिलिटी से चल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसके 2 बच्चे हो गए तो कंप्लीट हो जाएगा। H इज द मदर ऑफ O एंड मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ B। H जो है नानी है B की, यानी कि ऊपर वाली जनरेशन में आएगी H। H नानी है B की, एक सेकेंड, H जो है वो नानी है B की और H इज द मदर ऑफ O, और मदर किसकी है? O की। यहाँ पे H के 2 बच्चे हैं, एक M तो एक हो जाएगा O, और बोला गया था यहाँ पे O और Q सिस्टर इन लॉ है तो Q की पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी। इसके 2 बच्चे हो गए, अब इसके भी 2 बच्चे हो जाएंगे, एक लड़का और एक लड़की। यहाँ पे उसने बोला था कि H जो है मैटरनल ग्रैंड मदर है B की, यानी कि नानी है, नानी मतलब बेटी की साइड से हुई तो इस साइड से B यहाँ पे आ जाएगा। R इज नॉट अ सिबलिंग ऑफ A, सिबलिंग ऑफ A नहीं है। O एंड S आर द सेम जेंडर्स, O और S सेम जेंडर्स हैं, तो O अगर लड़की है तो S भी लड़की हो गई। बच गया कौन यहाँ पे हमारे पास? M Q U Q O, Q इज द मदर ऑफ S, ग्रैंड डॉटर ऑफ H, T हो गया हमारे पास, H O हो गया, R हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड रिलेशन आ गया। पहला क्वेश्चन बोलता है हाउ इज M रिलेटेड टू S, M S से कैसे रिलेटेड है? उसका फादर है, ठीक है। बाकी आगे वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो यहां से क्रॉस करूंगी तो ये इरेज हो जाएगा। आई होप आपका भी यही बना होगा। ये बन गया तो क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, जो सही होगी उसको आप टिक कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि कौन ग्रैंड डॉटर है T की ग्रैंड डॉटर बता दो कौन है उसमें से देख के। अगला हमारे पास आता है किसका? ऑर्डर एंड रैंकिंग का। बोलता है 7 person are attending an interview and got different scores. G scored more than L and E, who scored less than N. G ने L और E से ज्यादा स्कोर किया है, L और E से ज्यादा G ने स्कोर किया है, और who का मतलब क्या है? E। E ने N से लेस स्कोर किया है, ठीक है। K scored less than H, K ने H से कम स्कोर किया है, who scored less than E। H ने E से कम स्कोर किया है और K ने H से कम स्कोर किया है। N ने ज्यादा स्कोर किया है D से, N ने ज्यादा स्कोर किया है D से तो N के नीचे आ जाएगा D। Who doesn't score less than G, और जो D है उसने G से ज्यादा स्कोर किया है, ठीक है। और इसके ऊपर कौन है? N है। हमारे पास आ गई है तो इससे बना लेते हैं। देखो देखो N आ गया सबसे टॉप पे, फिर D आ गया, फिर आ जाएगा G। L का नहीं इसने बोला ना, है ना। G के नीचे हमारे पास L और E आ जाएंगे, N के नीचे भी E है, उसके नीचे आ जाएगा H और K। L और E का मुझे नहीं पता कहां पे आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ये E के नीचे H और K है, ये इसके नीचे भी L आ सकता है, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है कि L कहां पे आएगा। हम यहाँ पे देख लेते हैं कहां पे आ रहा है। The one who scored third least got 6 out of 10। थर्ड लीस्ट 6 out of 10 है, ठीक है। और ये जो थर्ड लीस्ट है ये L नहीं है। क्या बोलता है? ये जो थर्ड लीस्ट है वो L नहीं है। G scored more than L and E, who scored less than N। N से कम स्कोर किया है E ने, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा E, यहाँ पे L नहीं आना चाहिए ना। K scored less than H, who scored less than E, ठीक है। तो E यहाँ रख दो और L यहाँ रख दो, आ जाएगा। L यहाँ पे नहीं आ सकता ना, तो L ऊपर तो आ ही सकता है। और whereas the one who scored second highest got 9 marks, second highest को 9 marks मिले हैं, तो ये हमारे पास अरेंजमेंट बन गई। क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। Who amongst the following got the highest score, तो N को हाईएस्ट स्कोर मिला तो N ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। आप लोगों का भी ऐसा ही बना होगा। अगर एक पर्सन होल नंबर में मार्क्स लेता है, द पर्सन गेटिंग मोर देन
हाफ ऑफ द टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स हमारे पास 10 थे, उसका हाफ यानी कि 5, ओनली क्वालिफाई द इंटरव्यू, 5 नंबर वाला इंटरव्यू क्वालिफाई करता है, देन हाउ मेनी पर्संस आर नॉट सिलेक्टेड, तो ऐसे कितने पर्संस हैं जो सिलेक्ट नहीं होते हैं, तो ये हमें बताना है इसके अंदर। ठीक है, 6 तक तो थर्ड हाईएस्ट का स्कोर हमें पता ही था ना, तो उसके नीचे वाले सिलेक्ट नहीं होंगे ना, मतलब उसके नीचे 5 वाला तो हो ही सकता है, 5 के नीचे वाले नहीं हो सकते। गेटिंग मोर देन हाफ बोला तो मतलब 5 + 1 6, या 6 से ऊपर वाले क्वालिफाई करेंगे, उससे नीचे वाले नहीं करेंगे, तो उससे नीचे वाले देख लेना। एवरेज स्कोर ऑफ DL एंड इफ L गॉट मोर स्कोर देन L, अगर L को ज्यादा स्कोर मिला है E से। आगे देखो, इज इट पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विद द फर्स्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड द 9th लेटर्स। फर्स्ट हो गया U, फिफ्थ हो गया R, UR L E, URLE, हमारे पास ये 4 वर्ड है URLE, तो इससे एक वर्ड तो मुझे पक्का पक्का दिख रहा है विच इज रूल, एक वर्ड मुझे दिख रहा है ल्योर, है ना, ये 2 वर्ड आप डेली रूटीन में पढ़ते रहते, तो 2 तो मुझे दिख गए, और क्या बनता है इससे, और तो नहीं कुछ बनेगा, नहीं बनेगा, तो 2 वर्ड्स बन रहे हैं इससे, रूल एंड ल्योर। अगला क्वेश्चन बोलता है कि ऐसे कौन से कंक्लूजन्स हैं जो लॉजिकली फॉलो करते हैं स्टेटमेंट को। तो देखो, हमें जाना है P से T पे, है ना, तो P से T पे जाना है, मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा B से, है ना, B = T है तो यहां रख दो T। P से T पे गई, सेम फैमिली के साइन है, प्रायोरिटी किसको दोगे, छोटे वाले को, बैकवर्ड डायरेक्शन में गए हो, साइन लग जाएगा लेस देन, मतलब पहला सही है। ठीक है, M इज ग्रेटर देन इक्वल टू L, M से जाना है मुझे L पे, तो मैं इसको कनेक्ट कर सकती हूँ B से, M से मैं गई B पे, प्रायोरिटी दोगे किसको, ग्रेटर देन इक्वल टू को, और क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में गई हूँ तो ऑपोजिट साइन यानी कि लेस देन इक्वल टू। फिर मैं गई B से L पे, साइन यूज हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो सेकंड वाला सही नहीं है। उसके बाद बोलता है L इज ग्रेटर देन M, तो ये भी सही नहीं है ना, कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर आप ईदर और का केस जानते हो, तो इसको अगर मैं ईदर और के केस के थ्रू लिखूं तो ये कुछ इस तरीके का बन रहा है, एलिमेंट सेम है, साइन सारे आ रहे हैं, और इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो क्या इसमें ईदर और का केस लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ओनली 1 एंड ईदर सेकंड और थर्ड। ईदर और का केस क्या बोलता है, एक तो ये बोलता है अगर ये भी सही है ये भी सही है, दूसरा केस बोलता है अगर दोनों एलिमेंट्स में रिलेशन नहीं निकल रहा तो कंक्लूजन में दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए और साइन तीनों यूज होने चाहिए, एक एक बार, 2 बार नहीं, एक एक बार वो हो रहे हैं यूज, तो यानी कि ये ईदर और का केस बन जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 एंड ईदर और। अगला क्वेश्चन देखो, x से मुझे जाना है B पे, तो x से मैं जाऊंगी B पे, मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा किससे, x से B पे, R से कनेक्ट कर सकती हूं मैं, x से मैं जाऊंगी R पे, R से मैं जाऊंगी B पे, प्रायोरिटी किसको दोगे, ग्रेटर देन को, और ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहे हो तो साइन लग जाएगा लेस देन का, प्रायोरिटी किसको दोगे, लेस देन को, लेस देन आ रहा नहीं आ रहा, गलत हो गया। C इज लेस देन P, C से मुझे जाना है P पे, तो मैं कैसे जाऊंगी, कनेक्ट मुझे करना पड़ेगा, C से मैं गई R पे और R से मैं गई P पे, C से R पे गई तो ये वाला साइन आया, और R से P पे गई तो लेस देन इक्वल टू, और उल्टा कर दो क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं आंसर निकला, क्रॉस कर दो। W से मुझे जाना है G पे, तो मैं कैसे जाऊंगी, W इक्वल टू R है तो यहाँ पे W लिख दो, W से मुझे जाना है G पे, प्रायोरिटी किसको दोगे, छोटे वाले को, और क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन है तो साइन लगेगा बड़े वाला, ग्रेटर देन आ रहा है, तो यानी कि ओनली कंक्लूजन 3 इज ट्रू। अगर किसी ने मेरी इनइक्वालिटी वाली बेसिक क्लास नहीं देखी है तो देख लेना, उसमें मैंने एक ऐसा तरीका आपको बताया है जिससे आपका प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और मेंस का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे मैं बताऊंगी तो टाइमर अप हो जाएगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस सेशंस है आपके लिए। R इज ग्रेटर देन इक्वल टू P, R से मुझे जाना है P पे, तो मैं कैसे जाऊंगी, R से मैं जाऊंगी E पे, E से मैं जाऊंगी P पे, इन दोनों का साइन कौन सा आया, लेस देन इक्वल टू, और इसका साइन आया ग्रेटर देन, दोनों डिफरेंट फैमिली से हैं, आंसर नहीं निकल सकता। D इज ग्रेटर देन N, D से मुझे जाना है N पे, तो मैं कैसे जाऊंगी, D से मैं जाऊंगी E पे, या फिर इसको मैं E मान लूं,
कौन सा साइन आया, लेस देन, और ऑपोजिट डायरेक्शन में गई तो साइन भी ऑपोजिट लगेगा, ग्रेटर देन। ई से मैं जाऊंगी एन पे, प्रायोरिटी किसको दोगे, छोटे वाले को, साइन आना चाहिए ग्रेटर देन का आ रहा है। J इज लेस देन M, J से मुझे जाना है M पे, M इक्वल टू E है तो यहाँ पे M रख दो। J से मैं गई M पे, प्रायोरिटी किसको दोगे, छोटे वाले को, और क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है तो इसका ऑपोजिट साइन लगा दो। आंसर आना चाहिए लेस देन में, तो लेस देन में आ रहा है, यानी कि ओनली कंक्लूजन सेकेंड एंड थर्ड इज ट्रू, मतलब बोथ कंक्लूजन सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज। अगला क्वेश्चन देखो, F इज ग्रेटर देन N, F से मुझे जाना है N पे, तो F से मैं जाऊंगी W पे, प्रायोरिटी दोगे छोटे वाले को, W से मैं जाऊंगी N पे, प्रायोरिटी दोगे इसको। दोनों डिफरेंट फैमिली के साइन आ रहे हैं, आंसर नहीं आ सकता। A से जाना है मुझे J पे, तो A से J पे जाने के लिए मुझे A से W पे जाना पड़ेगा पहले, ऑपोजिट डायरेक्शन, प्रायोरिटी किसको दोगे, छोटे वाले को, इसका ऑपोजिट साइन लगाओ। फिर उसके बाद W से मैं जाऊंगी J पे, प्रायोरिटी किसको दोगे, छोटे वाले को। आंसर में आपके पास लेस देन आना चाहिए, लेस देन नहीं आ रहा, गलत हो जाएगा। H से मुझे जाना है X पे, मैं सबसे पहले H से जाऊंगी W पे, साइन आया ये वाला, फिर मैं W से जाऊंगी X पे, साइन आया ये वाला। दोनों डिफरेंट फैमिली के साइन है, आंसर नहीं आ सकता, यानी कि नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, ये भी हमारे पास पजल है, स्क्वायर टेबल की है। तो ऐसी कोई भी पजल हो ना, देखो 12 पर्सन बैठे हैं, तो ऐसी पजल हमेशा लास्ट में किया करो, बिकॉज इसमें पॉसिबिलिटीज थोड़ी ज्यादा बनती हैं। तो ध्यान रख लिया करो, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, कौन सी पजल इजी लग रही है वो मैं पहले कर लूंगा, ये मैं लास्ट में करूंगी। डेजिग्नेशंस वाली इजी होगी, ये मैं पहले कर सकती हूँ क्योंकि वन वेरिएबल ही है। उसके बाद आता है हमारे पास, क्या आता है हमारे पास, सिलॉग्स। ऑल सेल्स आर टिश्यू, सारे के सारे सेल्स जो हैं वो टिश्यू हैं। ओनली अ फ्यू टिश्यू आर बोन, सिर्फ कुछ ही टिश्यू जो है वो बोन है। सम बोन्स आर ऑर्गन, कुछ बोन्स ऑर्गन है। ओनली अ फ्यू ऑर्गन्स आर ब्लड, कुछ ऑर्गन्स ब्लड हैं। निष्कर्ष यानी कि कंफ्यूजन में हमें क्या कहता है, सम सेल्स आर बोन, कुछ सेल्स बोन है। क्या मुझे कुछ सेल्स बोन दिख रहे हैं, मुझे डेफिनेट नहीं दिख रहे तो गलत हो जाएगा। नो ब्लड इट इज टिश्यू, कोई भी ब्लड जो है वो टिश्यू नहीं है, मुझे डेफिनेट तो दिख नहीं रहा तो ये भी कैंसिल। ऑल ऑर्गन्स आर टिश्यू, सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो टिश्यू हैं, इसमें भी मुझे कुछ डेफिनेट नहीं दिख रहा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। यानी कि नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 नॉर कंक्लूजन 3 फॉलोज, यानी कि नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। आगे देखो, बोलता है ऑल पीक्स आर एवरेस्ट, सारी के सारी पीक्स जो हैं, एक गलती हमने यहाँ पे क्या की, हमने स्टेटमेंट नहीं पढ़ी कि फॉलो पूछा है लॉजिकली डज नॉट फॉलो पूछा है, फॉलो पूछा था। इस मिस्टेक को टाइम रहते ध्यान रख लेना प्लीज। ऑल पीक आर एवरेस्ट, नो आइस इज एवरेस्ट, ओनली अ फ्यू आइस आर स्टोन, ऑल स्टोन आर राउंड। कंक्लूजन में बोलता है हमें सम पीक बीइंग आइस इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पीक जो है वो आइस बन जाए, कैसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखो अगर बड़े वाले सर्कल का इससे कोई रिलेशन नहीं है तो इसका भी इससे कोई रिलेशन नहीं हो सकता। अगर हमारी मम्मी की इस आंटी से लड़ाई हुई है तो हमारी मम्मी बोलेगी इस आंटी को मत बुलाना, तो यानी कि ये तो सही नहीं है, पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती। ऑल आइस कैन बी माउंट, माउंट था, राउंड क्यों लिखा मैंने, है ना। ऑल आइस कैन बी माउंट, क्या सारी की सारी आइस माउंट हो सकती है, बढ़ा के देख लो इसको। क्या कोई भी स्टेटमेंट ऐसी है जो इसको डिसरिगार्ड करे, जो फॉलो नहीं करे, कोई भी स्टेटमेंट वायलेट नहीं हो रही तो आइस माउंट बन सकती है। नो एवरेस्ट बीइंग स्टोन इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी एवरेस्ट जो है वो स्टोन ना हो, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है हमारे पास। तो इसने क्या बोला, देखो नो एवरेस्ट बीइंग स्टोन इज अ पॉसिबिलिटी, हमें पॉसिबिलिटी उसने पूछा है। यहां पे उसने बोला था ओनली अ फ्यू आइस आर स्टोन, अगर इसको मैं इस तरीके से बना दूं, देखो मेरे को पॉसिबिलिटी बनानी है कुछ इस तरीके से, ठीक है।
ओनली अ फ्यू आइस आर स्टोन, सिर्फ इतना ही आइस का पार्ट स्टोन है, बाकी पार्ट स्टोन नहीं है। क्या कोई स्टेटमेंट वॉयलेट हुई? वॉयलेट नहीं हुई। अगर मैं इस सर्कल के थ्रू देखूं तो कोई भी एवरेज स्टोन नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों मम्मियों की लड़ाई हो गई है, बच्चे बात नहीं करेंगे आपस में, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, यानी कि बोथ कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, ये हम फॉलो कर सकते हैं क्योंकि उसने पॉसिबिलिटी पूछा है। अगर डेफिनेट पूछता तो गलत हो जाता। आगे देखो क्या बोलता है, ओनली अ फ्यू स्प्रिंग आर रेनी, सिर्फ कुछ ही स्प्रिंग जो है वो रेनी है। ऑल रेनी आर ऑटम, सारे के सारे रेनी ऑटम है। सम ऑटम आर समर, ऑल समर आर मिस्ट। ठीक है, पूछता है सम मिस्ट आर ऑटम, कुछ मिस्ट जो है ऑटम है, डेफिनेटली है, इससे मुझे रिलेशन दिख रहा है। नो रेनी इज समर, कोई भी रेनी जो है वो समर नहीं है, तो डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन नहीं दिख रहा, गलत हो जाएगा। ऑल ऑटम आर स्प्रिंग, क्या सारे के सारे ऑटम स्प्रिंग हैं? नहीं, क्योंकि सम ऑटम आर स्प्रिंग या सम स्प्रिंग आर ऑटम है, ऑल ऑटम नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी पूछता तो चेक करके देख लेते, तो ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ पहला कंक्लूजन हमारे पास सही होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। आगे हमारे पास है कोडिंग डिकोडिंग, कर लेते हैं इसको। आपने अगर मेरा प्रीवियस सेशन देखा तो आपको पता होगा कोडिंग डिकोडिंग मैं किस तरीके से करती हूँ, लेकिन जिनको नहीं पता है वो भी समझ लेना कि ये वाला जो तरीका है ना कोडिंग डिकोडिंग का, ये बहुत इजी तरीका है और इससे ना क्वेश्चन गलत होने के चांस भी कम हो जाते हैं, क्वेश्चन फटाफट सॉल्व भी हो जाता है। दिखने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगता है, बट टाइम टेकिंग एक्चुअली में होता नहीं है अगर प्रैक्टिस हो जाए तो। सबसे पहले जो भी सेंटेंसेज है उनको लाइन वाइज हम लोग लिखेंगे कोडिंग फॉर्म में, मतलब छोटा करके। बियर को मैंने बीई लिख दिया, पोलर, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन हो गई। सेकेंड लाइन में जो रिपीट हो रहा है उसके नीचे डबल लाइन लगा देंगे, और कुछ रिपीट नहीं हो रहा। पोलर, ब्लैक, मैक, केव, बियर, सिनेमन। ठीक है, ये 4 हमने सेंटेंसेस लिखे और ऐसे ही 4 हम लोग कोड्स भी लिखेंगे। अब अपने को ना इसमें कॉमननेस फाइंड करनी है, सिमिलैरिटी फाइंड करनी है इनके पैटर्न्स के अंदर। देखो, बियर एक ऐसा है, नहीं बियर के जैसा तो और भी है। पोलर एक ऐसा है जो फर्स्ट में आ रहा है और थर्ड में आ रहा है, और इसके जैसा और कोई भी नहीं है। सिमिलरली ईजेएस फर्स्ट और थर्ड में आ रहा है, इसके जैसा कोई नहीं है, तो पोलर का कोड बन जाएगा ईजेएस। जो ग्रिजली है वो ग्रिजली फर्स्ट और सेकंड में आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा और इसके जैसा कोई भी पैटर्न नहीं है, तो ग्रिजली का कोड क्या बन जाएगा? टीवीजे, टीवीजी। अब बेयर और अर्सिने, अर्सिने, है ना, ये दोनों ऐसे वर्ड्स हैं जो फर्स्ट में भी आ रहे हैं और फोर्थ में भी आ रहे हैं और इनके जैसा कोई भी नहीं है। सिमिलरली ऐसे 2 कोड्स मुझे दिख रहे हैं जो फर्स्ट और फोर्थ में आ रहे हैं, तो इनका कोड मैं डिटरमाइन नहीं कर सकती, तो इनका कोड क्या बन जाएगा? या तो NTH होगा या फिर LGZ होगा, मुझे नहीं पता। LQZ होगा, मुझे नहीं पता किसका कौन सा कोड है। ठीक है, ओके। अब देखो आगे, एटलस, एटलस है ना हमारे पास, एटलस है जो सेकंड और थर्ड में आ रहा है और कहीं पे भी नहीं आ रहा। XTM भी सेकंड और थर्ड में आ रहा है, तो एटलस का कोड बन जाएगा XTM। OPH सेकंड और फोर्थ में आ रहा है और यहाँ पे पिजली सेकंड और फोर्थ में आ रहा है, तो इसका कोड क्या बन जाएगा? OPH। बचा कौन हमारे पास? तीसरा ZTM। ZTM बन जाएगा किसका कोड? बर्गमैन का। उसके बाद देखो, ये दोनों कहीं पे भी नहीं आ रहे, किसी भी लाइन में नहीं आ रहे, तो इन दोनों का कोड मैं डिफाइन नहीं कर सकती। या तो इन दोनों का कोड होगा MOH या होगा ZVH।
कुछ भी हो सकता है, मुझे डेफिनेटली नहीं पता है। सिमिलरली इनका कोड भी मुझे नहीं पता, तो इनका कोड भी क्या हो जाएगा, VEO या फिर MEG, कुछ डेफिनेट नहीं है। जैसा क्वेश्चन डिमांड करेगा वैसा उसका कोड बन जाएगा। तो कोड्स आपके पास निकल आए। जैसा पहला बोला कि पोलर और पिजली का कोड क्या है, पोलर का कोड हमने EJS निकाला था, पिजली का हमने निकाला था OPH, EJS OPH, तो आपके पास आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे कोड्स हमने निकाल लिए, उसके बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन को इरेज करूंगी, इसको क्रॉस करूंगी तो सारा इरेज हो जाएगा। ठीक है, कोड्स एक बार देख लो, क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो। सब सही चल रहा है ना? यस, ठीक है। एक मिनट, मैं आपको ना क्वेश्चंस दिखा दूं, जल्दी जल्दी में स्किप हो गए हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, VEO का कोड पूछा है। तो यहाँ पे हमारे पास VEO का कोड मुझे पता नहीं था, और लास्ट में हमारे पास केव और सिनेमन था, जिसका कोड हमारे पास VEO और MEG में आ रहा था। तो इसका कोड या तो केव हो सकता है या सिनेमन हो सकता है। तो आंसर क्या बन जाएगा, ईदर A और C, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ब्लैक अर्सिने का कोड अगर इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका जो वर्ड है वो क्या होगा, कोड के थ्रू देख लेना। बर्गमैन ग्रिजली का कोड पूछा तो कोड के थ्रू देख लेंगे। और ये हमारे पास नेक्स्ट एक पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट है, ये स्टैक वाइज है या फिर ऊपर नीचे लगाने वाली है, तो इसको भी हम कर सकते हैं, इसको भी प्रायोरिटी पे रखेंगे। ठीक है, एक बार कोई मिसलेनियस क्वेश्चन आ गया हमारे पास। आई वाज सेइंग कि अगर कुछ रह गया तो देख लेते हैं, फिर पजल शुरू करेंगे हम लोग। सम पर्सन्स, ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का है। सम पर्सन्स आर स्टैंडिंग इन अ रो। मोनू जो है वो राइट एंड से 11th है, राइट एंड से 11th पे मोनू है, ये राइट एंड से 11th पे मोनू आ गया। और सोनू जो है वो लेफ्ट से 18th पे है, सोनू। ठीक है, आगे बोलता है अगर इन दोनों ने इंटरचेंज कर ली अपनी पोजीशंस तो सोनू लेफ्ट एंड से 22 बन जाएगा। तो हमें न्यू पोजीशन निकालनी है मोनू की राइट एंड से। अगर ये दोनों इंटरचेंज करते हैं तो मोनू की पोजीशन लेफ्ट एंड से बन जाएगी 18th एंड सोनू की पोजीशन राइट एंड से बन जाएगी 11th, है ना, इंटरचेंज किया है ना। ठीक है, अगर मुझे इनकी नई पोजीशन निकालनी है राइट एंड से तो मुझे टोटल नंबर ऑफ पीपल पता होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पीपल अगर मुझे पता होने चाहिए तो मुझे एक चीज पता है कि अगर मुझे एक पर्सन की दोनों पोजीशंस पता है, लेफ्ट और राइट, तो मैं टोटल नंबर ऑफ पर्संस निकाल सकती हूँ। कैसे? टोटल नंबर ऑफ पर्संस जिसने भी कॉन्सेप्ट्स किए हैं उसको पता होता है कि लेफ्ट प्लस राइट -1 से हम लोग डिनोट करते हैं टोटल नंबर ऑफ पर्संस। यहां पे सोनू की पोजीशन हमारे पास है राइट एंड से 11th, सोनू की, और सोनू की लेफ्ट हैंड से है 22। सेम पर्सन की आनी चाहिए ना, सेम पर्सन की लेफ्ट से 22 है और राइट से 11th इंटरचेंजिंग के बाद -1, तो 33 -1 हो जाएगा 32, यानी कि 32 लोग हैं टोटल के टोटल रो के अंदर। 32 लोगों में से जो मोनू है उसका लेफ्ट एंड से 18th है, तो मुझे राइट से निकालना है। इसी में से निकाल सकते हैं। टोटल बच्चे मेरे को पता है 32 है। मोनू का लेफ्ट हैंड से मुझे 18th पता है, लेकिन मुझे राइट हैंड से नहीं पता, -1 कर देंगे। 18 - 1 is 17, तो 32 - 17 इक्वल्स टू राइट। राइट का कोड मेरे पास क्या बन जाएगा इसमें, 15th। राइट का कोड मेरे पास क्या बन जाएगा, 15th। सेम पर्सन होंगे तो टोटल का फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल मेरे को पता थे 32 है। लेफ्ट का मुझे पता था कितना है, मोनू का लेफ्ट का था 18th, प्लस राइट का मुझे नहीं पता था, माइनस मैंने 1 किया तो 32 - 17 राइट आ गया। राइट का कोड मेरे पास कितना आ गया, 15th। ठीक है, आई होप समझ में लग गया होगा सभी को। 15th। How many pair of digit are there in the number 64791352863? बैकवर्ड फॉरवर्ड डिजिट्स हमने निकालनी है तो निकाल लेते हैं। यही है
6 7 8 9, आगे नहीं बनेगा। 4 5 6 7 8 9 10 नहीं बनेगा। 7 8 9 10 नहीं बनेगा। 9 10 नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 2 3 4 5 8 9 10 नहीं बनेगा। 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10 9 8 9 10 नहीं बनेगा। 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 9 10 7 8 9 कुछ भी नहीं बनेगा। हमारे पास 4 पेयर्स आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं नीचे कौन सा हो जाएगा। काउंटिंग करनी है, जो जिस प्लेस वैल्यू पे आ जाए उसको पेयर बना दो। 4, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट नहीं करना, हम लोगों ने करनी है अपनी पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो जो पहली वाली पजल थी वो कौन सी, एक बार देख लेते हैं। पहली वाली पजल हमारे पास है नॉर्थ फेसिंग, सारे के सारे सेम डायरेक्शन में खड़े हैं, तो ये वाली कर लेते हैं, इजी होगी पजल हमारे पास। थोड़ी खाली जगह ढूंढ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, पजल में बोलता है, सिटिंग अरेंजमेंट में बोलता है कि 10 पीपल हमारे पास हैं जो लीनियर रो में खड़े हैं फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। जरूरी नहीं है सिमिलर ऑर्डर में खड़े हों। कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकल वाले पर्संस जो है वो एक साथ नहीं खड़े, यानी कि पी के साथ क्यू नहीं खड़ा और पी के साथ ओ भी नहीं खड़ा। जो आपस में इकट्ठे आते हैं वो एक साथ नहीं खड़े हैं। पी स्टैंड फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, पी जो है फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड खड़ा हो जाता है। फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एंड, तो मतलब राइट से भी फोर्थ ले लेते हैं, लेफ्ट से भी फोर्थ ले लेते हैं। आगे बोलता है एन स्टैंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, एन सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी है। ओनली 2 पर्सन बिटवीन एन एंड आई, एन और आई के बीच में 2 लोग हैं। इधर से 2 छोड़ा, आई इधर आ गया, इधर से 2 छोड़ा, आई यहां पे आएगा, और इधर से 2 छोड़ा तो आई यहां पे आएगा। 2 छोड़ा तो आई यहां पे आएगा। आगे बोलता है नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ आई इज सेम एज द स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ एम। जितने आई के लेफ्ट में है उतने ही एम के राइट में होंगे। तो आई के लेफ्ट में 4 है, तो एम के राइट में भी 1 2 3 4 होंगे, तो एम यहां पे आ जाएगा। आई की लेफ्ट में कितने हैं, 7 है, तो राइट में भी एम के 7 आ जाएंगे, यानी कि एम इधर आ जाएगा। आई के लेफ्ट में 1 है, तो एम के लेफ्ट में भी 1 हो जाएगा। अभी कंसेक्यूटिवली कोई भी साथ में नहीं आ रहा। के स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ जे, जे के सेकंड टू द राइट में हमारे पास के है, ठीक है। के डज नॉट स्टैंड एट द एंड ऑफ द रो, किसी भी एंड पे के नहीं आएगा, तो डेफिनेट सी बात है राइट साइड आना है, तो इस एंड पे कभी भी के नहीं आ सकता। एम नीदर स्टैंड्स एडजेसेंट टू के नॉर जे, एम के साथ ना तो के आएगा ना तो जे आएगा, ठीक है। एम के साथ ना तो के आएगा ना तो जे आएगा। G स्टैंड्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H, H के थर्ड टू द लेफ्ट में G आ जाता है। नंबर ऑफ पर्सन जो M और O के बीच में है वो 2 कम है जितने L और I के बीच में है। तो M और O के बीच में जितने हैं वो L और I के बीच में जितने पर्सन हैं उससे 2 कम है। देखो यहाँ पे अगर मुझे G और H की प्लेस फाइंड करनी है तो मुझे बीच में 2 पर्सन चाहिए। G में यहां रखूं 2 पर्सन छोड़ के H नहीं आ सकता, G यहां रखूं 2 पर्सन छोड़ के H यहां नहीं आ सकता, G यहां रखूं 2 पर्सन छोड़ के H यहां पे आ सकता है, और कोई भी जगह मुझे यहां पे नहीं मिल रही है, ठीक है। समझ गए। J और K के लिए भी मुझे एक ही जगह मिल रही है, यही जगह मिल रही है और कोई भी जगह नहीं है। ओके, यहां पे कोई कंसेक्यूटिवली साथ में आ रहा है, नहीं आ रहा। M और O के बीच में जितने हैं वो L और I के बीच में जितने हैं उससे 2 कम है। अब मेरे को M और O के बीच में अगर एक पर्सन है, अगर मैं O को यहां रखूं तो वो 2 कम है किससे, L और I के बीच वाले से। तो यानी कि L और I के बीच में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 4 लगाने के लिए 1 2 3 4, L में यहां नहीं रख सकती, नहीं रख सकती। अगर मैं O यहां पे लगा दूं, M और O के बीच में 2 हैं, तो यानी कि अभी मैंने 1 रखा था ना, सॉरी, तो 3 होने चाहिए। अगर मैं O को यहां रखूं तो 1 2 3, L यहां पे आ जाएगा, ऐसे ही आएगा। सब सही बन रहा है। इसमें भी अरेंज करके देख लेते हैं। G को मैं यहां रखूं 2 छोड़ के H को मैं यहां रख सकती हूँ, G को यहां रखूं 2 छोड़ के H नहीं रख सकती,
जी को यहां रखूं, 2 छोड़ के एच यहां पे रख सकती हूं, है ना। अगर मैं जी को यहां रखूं, 2 छोड़ के एच में यहां पे रख दूं, तो जे और के लिए मुझे जगह नहीं मिल रही। जी को मैं यहां रखूं, 2 छोड़ के मैंने एच यहां रख दिया, तो जे और के लिए ये वाली जगह बच जाएगी और एम के साथ कभी भी जे और के नहीं आएगा। जी को मैं यहां रखूं, 2 छोड़ के एच यहां पे आ जाएगा, जे और के लिए ये जगह है, एम के साथ नहीं आएगा, तो ये कैंसिल करते हैं। जे और के लिए ये जगह डाल देते हैं। जी को यहां रखूंगी, 2 छोड़ के एच नहीं आ सकता, जी को यहां रखूंगी, 2 छोड़ के एच आ सकता है, आ सकता है, ठीक है। के और जे एम के साथ नहीं थे। उसके बाद एम और ओ के जितने बीच में हैं वो एल और आई से 2 कम हैं। एम और ओ के बीच में कोई भी नहीं है मान लो, तो एल और आई के बीच में 2 होने चाहिए। आई के लिए, एल के लिए यहां जगह बच रही है, इनके बीच में 1 आ रहा है, तो ये तो मुझे पॉसिबल सा नहीं लग रहा। एम और ओ के बीच में अगर रखूंगी तो आई के लिए ये जगह बचेगी। एम और ओ के बीच में हो गए 1 2 3 4 लोग, तो एल और आई के बीच में आने चाहिए 6 लोग। 1 2 3 4 5 6 लोग नहीं आ रहे, तो ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ एक यही आपके पास पॉसिबिलिटी है जो सही बन रही है, इसके अलावा कोई भी सही नहीं बन रही है इस क्वेश्चन में। आई होप आप सभी लोगों का भी यही बना होगा, ठीक है, क्योंकि बाकी भी दोनों पॉसिबिलिटीज हमने चेक करके देख ली, कहीं पे कुछ गड़बड़ है, कहीं पे कुछ गड़बड़ है, एक यही पॉसिबिलिटी सही आ रही है। आंसर चेक कर लो। पहला क्वेश्चन बोलता है हाउ मेनी पर्सन स्टैंड टू द राइट ऑफ ओ। ओ के राइट में कितने पर्सन हैं? 2 पर्सन है, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन देखो आप खुद से कर सकते हो, सिर्फ पजल एक बार बन जाए तो बाकी सारा काम फिर सही होता चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पजल करें हम लोग। 12% वाली छोड़ देंगे एक बार, पहले बाकी की पजल बना लेते हैं। 1 मिनट। ठीक है, सेवन पर्सन वाला हमने कर लिया ना, ये 12% वाला हम बाद में करेंगे, सबसे पहले ये कर लेते हैं। क्या बोलता है? 8 लोग हमारे पास हैं जो कि डिफरेंट डेजिग्नेशंस होल्ड कर रहे हैं। सबसे ऊपर हमारे पास कौन है? प्रोजेक्ट मैनेजर है, उससे कम 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 होते होते सबसे लीस्ट कौन है हमारे पास? लेबर है, ठीक है। सीनियर मोस्ट से जूनियर मोस्ट आ गया। क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे पहले टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन आ जाएगा? ऊपर चला गया ना, या हिंदी वाले एक बार देख लो प्लीज, क्योंकि हिंदी नहीं लिख पाऊंगी यहां पे। सबसे पहले हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर है, फिर प्रोजेक्ट सुपरवाइजर, सीनियर मैनेजर, आर्किटेक्ट, जूनियर मैनेजर, आयरन वर्क, ट्रेडमैन और लेबर, ठीक है। क्या बोलता है? ओनली 3 पर्सन आर बिटवीन ए एंड बी, जो कि आयरन वर्कर से सीनियर नहीं है, या तो आयरन वर्कर है या उससे कम है। कौन? बी। तो आयरन वर्कर है या उससे कम है, और सिर्फ 3 पर्सन है ए और बी के बीच में, 1 2 3 ए, ठीक है। आगे बोलता है नंबर ऑफ पर्सन जो बी से नीचे हैं, बी से जूनियर हैं, उतने जी से सीनियर हैं। तो बी से जूनियर कितने हैं? 2, तो जी से सीनियर भी 2 हो जाएंगे। 1 तो 1 हो जाएगा, और कोई भी नहीं तो कोई भी नहीं हो जाएगा। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में जितने लोग हैं वो 1 कम है किसके बीच में? बी और सी के बीच में जितने लोग हैं उससे 1 कम है। ए और जी के बीच में कोई भी नहीं है, ए और जी के बीच में कोई भी नहीं है, वो 1 कम है बी और सी के बीच में। तो यानी कि बी और सी वाले क्या हो जाएंगे? ए जी प्लस 1, उससे 1 ज्यादा हो जाएगा। 0 + 1 क्या होता है? 1। तो बी और सी के बीच में 1 पर्सन होगा, सी या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा। आगे बोलता है ओनली 2 पर्सन बिटवीन सी एंड एफ, जो डेजिग्नेटेड है डी के एडजेसेंट। एफ डेजिग्नेटेड है डी के एडजेसेंट। सी और एफ के बीच में 2 पर्सन है। अगर मैं 2 छोड़ के यहाँ पे एफ लगाऊं तो डी लग जाएगा,
दो छोड़ के यहाँ पे F लगाऊं तो D लग जाएगा, दो छोड़ के F नहीं लग सकता, दो छोड़ के F लगाऊंगी तो D नहीं लगेगा, कैंसिल। दो छोड़ के F लगा दूंगी तो D यहाँ पे लग जाएगा, इसका भी मुझे नहीं पता। मोर देन 3 पर्सन्स आर डेजिग्नेटेड बिटवीन H एंड D, H और E के बीच में 3 से ज्यादा लोग हैं जो कि H से जूनियर है, E जो है H से जूनियर है, तो यहाँ पे 2 से ज्यादा लोग नहीं है, 3 से ज्यादा लोग नहीं है, ये भी कैंसिल, इसको करना पड़ेगा। अगर मैं C को यहां लगाऊं, दो छोड़ के F यहां लग जाएगा, D यहां पे लग जाएगा, ठीक है। H को यहां लगाऊंगी, E को यहां लगाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ 3 पर्सन है, मोर देन 3 नहीं है, तो ये केस कैंसिल। C को यहां लगाऊं, दो छोड़ के F मैंने यहां लगाया, D मैंने यहां लगाया, H इधर आ गया, E इधर आ गया, इन दोनों के बीच में 3 से ज्यादा लोग हैं, तो ये वाली अरेंजमेंट सही हो गई, ठीक है। आई होप आप सबका भी ऐसा ही कुछ ना कुछ बन गया होगा। चेक कर लो, पहला क्वेश्चन कहता है जी की डेजिग्नेशन क्या है, तो जी है सीनियर मैनेजर, ठीक है। सिक्सटी 72, 74 ये वाला कर लेते हैं, और लास्ट में टाइम बचा तो वो 12 पर्सन्स वाला कर लेंगे। बोलता है 10 बॉक्सेस हैं, एक के ऊपर एक लगाए गए हैं, लोअर मोस्ट पोजीशन जो है वो 1 है और टॉप मोस्ट है हमारे पास 10। V जो है इवन नंबर्ड पोजीशन पे रखा गया है और Y जो है V से 3 बक्से ऊपर रखा गया है, तो 10 बॉक्सेस हैं। बोलता है V जो है इवन नंबर पे रखा गया है और Y 3 बक्से ऊपर, यानी कि 2 छोड़ के तीसरा Y होगा। V को यहां रखो तो Y ऊपर नहीं आएगा, V को यहां रखूं तो Y ऊपर नहीं आएगा, तो यानी कि पहला V हमारे पास इवन पे यहां आ जाएगा, दूसरा V यहां आ जाएगा, तीसरा V यहां आ जाएगा, थर्ड ऊपर है यानी कि 2 छोड़ के तीसरा Y हो जाएगा, ठीक है। आगे बोलता है 3 बॉक्सेस हैं Y और T के बीच में जो कि Y के नीचे रखा गया है। Y और T के बीच में 3 बॉक्सेस हैं और T नीचे है, 1 2 3, T नीचे आ गया, 1 2 3, T नीचे आ गया। नंबर ऑफ बॉक्सेस, T इज केप्ट 2 बॉक्सेस बिलो X, X से 2 बक्से नीचे रखा गया है, यानी कि 1 छोड़ के ऊपर आ जाएगा X। जो X के ऊपर रखे गए हैं उतने ही बॉक्सेस P के नीचे हैं, तो X के ऊपर कितने हैं 3, तो P के नीचे भी 3 हो जाएंगे। X के ऊपर है 5, तो P के नीचे भी 5 हो जाएंगे। X के ऊपर है कितने, जितने मर्जी, नीचे देख लो 3 है तो ऊपर भी 3 होने चाहिए उसके, 2 है ना, तो इस तरीके से P आ जाएगा। नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन P एंड T इज 1 लेस देन बिटवीन X एंड S, X और S के बीच में जितने पर्सन्स हैं, जितने बॉक्सेस हैं, उससे एक कम है P और T के बीच में, तो X और S से एक कम है P और T के बीच में। एटलीस्ट 2 बॉक्सेस आर केप्ट अबव S, S के ऊपर एटलीस्ट 2 बॉक्सेस रखे गए हैं, 2 रखे गए हैं तो S यहां पे आ सकता है। अब वो बोलता है S और X के बीच में जितने हैं उससे एक कम P और T के बीच में, तो P और T के बीच में कोई भी नहीं है, तो यानी कि X और S के बीच में एटलीस्ट एक होना चाहिए था, नहीं आ रहा तो ये तो कैंसिल, ठीक है, ये वाला S कैंसिल। इनके बीच में एक ही आ सकता ना, P और T के बीच में यहां पे 2 हैं, तो इसके बीच में कितना हो जाएगा, PT+1 बोल सकती हूँ इसको। अगर इसके बीच में 2 है तो X और S के बीच में 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो X 1 2 3 S यहाँ पे भी आ सकता है और 1 2 3 S यहाँ, लेकिन उसने बोला है कि ऊपर एटलीस्ट 3 होने चाहिए, तो ऊपर वाला नहीं आ सकता, S यहाँ पे आ जाएगा। P और T के बीच में 1 2 3 4 5 6 हैं बॉक्सेस, तो X और S के बीच में हो जाएंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं बन सकता, इसी को ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। एटलीस्ट 3 बॉक्सेस हैं जो कि Q से ऊपर रखे गए हैं, 1 2 3, एटलीस्ट 3 तो है, Q यहां नहीं आ सकता तो Q यहां पे आ जाएगा। R जो है ना तो U ना तो Y के एडजेसेंट है, Y के एडजेसेंट नहीं है
और u के भी एडजेसेंट नहीं है। तो अगर u को यहाँ पे लगा दूंगी तो r यहाँ नहीं आ सकता, r को मैं लगाती हूँ यहाँ पे, u को यहाँ लगा देते हैं यहाँ पे, w बचेगा, w इधर आ जाएगा। ये हमारी अरेंजमेंट बन गई। ठीक है, आई होप सब लोगों की अरेंजमेंट ऐसे ही बनी होगी। लास्ट क्वेश्चन कर ले फटाफट से, 1 मिनट ही बचा, कोई बात नहीं, टाइमर अपने आप पीछे कैंसिल हो जाएगा, हम अपनी पजल पूरी कर लेते हैं। देखो फटाफट से पढ़ लेते हैं ताकि हिंदी में भी पढ़ा जाए। 12 लोग हैं, m2x स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं, 3-3 साइड पे, मतलब हर एक साइड पे 3-3 लोग बैठे हैं। कंसेक्यूटिव अल्फाबेट वाले एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठ सकते, यानी कि n के आमने सामने m और o नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, अब मैं समझा देती हूँ क्या चीज बोल रही है। कंसेक्यूटिव यानी कि a और b है ना, b के कंसेक्यूटिव a और c, b के सामने वाली रो में a और c नहीं बैठ सकते, c के सामने वाली रो में b और d नहीं बैठ सकते, यानी कि जो उसके आसपास बैठते हैं वो सामने नहीं बैठ सकते। साइड वाले उसमें बैठ सकते हैं, उसके साथ भी बैठ सकते हैं, लेकिन सामने नहीं बैठ सकते। 12 लोग हैं हमारे पास, कोई भी साइड पे नहीं बैठा, उसने ये बोला था, और स्क्वायर है हमारे पास। स्क्वायर बना लो, रेक्टेंगल बना लो, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। M sits second to the left of U and there are 2 person between M and P, जो कि U का नेबर नहीं है। उसने बोला है M sits second to the left of U। अगर U यहां पे बना दूं, M उसके सेकंड टू द लेफ्ट में इधर आ जाएगा, सारे इनसाइड फेसिंग है ना, मेज के केंद्र की ओर है ना, इनसाइड फेसिंग है। और M और P के बीच में 2 लोग हैं, अगर 2 लोग यहां से छोड़ के P यहां पे डालूं तो P यहां नहीं डल सकता क्योंकि वो U का नेबर नहीं है, तो 2 यहां से छोड़ के P यहां पे डल जाएगा। ठीक है, U यहां पे बनाऊं, 1 छोड़ के M इधर आ गया, 2 छोड़ के P यहां नहीं आ सकता, 2 छोड़ के P यहां पे आ सकता है, एक और बन जाएगा ना। दो छोड़ के P यहां पे भी आ सकता है और 2 छोड़ के P यहां पे भी आ सकता है। U के एडजेसेंट नहीं है ना, तो P यहां तो नहीं आएगा। ठीक है, Q और N जो है वो इमीडिएट नेबर्स हैं U के। U के इमीडिएट नेबर है Q और N, कहीं पे भी आ सकते हैं। ठीक है, यहां पे Q और N, तो यहां पे भी कहीं पे भी आ सकते हैं। और Q और N, Q और N, Q के आसपास के हो गए O P Q, यानी कि P के सामने वाली रो में Q नहीं आएगा, तो यहां पे मैं डाल देती हूं N को, यहां डाल देती हूं Q को। P के सामने वाली रो में Q नहीं आ सकता, P के सामने वाली रो में Q नहीं आ सकता, दोनों पॉसिबिलिटीज कैंसिल। सिर्फ इसी में काम करेंगे हम लोग, क्योंकि उसने बोला था जो भी एडजेसेंट लोग हैं, P के एडजेसेंट O और Q हैं, वो उसके सामने वाली रो में नहीं आ सकते। Q तो यहीं आना था, नहीं आ सकता, Q तो यहीं आना था, नहीं आ सकता, दोनों पॉसिबिलिटीज कैंसिल। सिर्फ इसी पे काम करेंगे क्योंकि P के सामने वाली रो में Q या फिर O नहीं आ सकते। W जो है सेकेंड टू द राइट ऑफ O बैठा है एंड इज इमीडिएट नेबर ऑफ P। W इमीडिएट नेबर ऑफ P है और सेकेंड टू द राइट ऑफ O बैठा है। देखो M N O, N के सामने वाली लाइन में O नहीं आएगा, O इधर नहीं आ सकता, तो O हमें ऊपर डालना पड़ेगा। W इमीडिएट नेबर है किसका, P का। अगर मैं W को यहां पे डालूं, W के सेकेंड टू द राइट में O नहीं बन सकता। W को यहां डालूं, W के सेकेंड टू द राइट में O यहां पे नहीं बन सकता। 1 मिनट, W से सेकेंड टू द राइट ऑफ O, अच्छा O के सेकेंड टू द राइट में है और P का नेबर है। ठीक है, W को अगर मैं यहां डालूं तो O के सेकेंड टू द राइट में बन जाएगा ना, यहां पे डालूं तो O यहां पे आ जाएगा, तो O यहां पे आ जाएगा। दोनों केसेस हैं, U V W, इसको भी बना लेते हैं। आगे बोलता है 5 persons sit between T and R and 3 persons between X and N। N और X के बीच में 3 लोग हैं। N से 1 2 3 छोड़ा, X यहाँ पे आ सकता है
और n से 1 2 3 छोड़ा, x यहां पे आ सकता है। x के नेबरिंग हो गए हमारे पास, ठीक है, यही हुआ ना। या तो x आएगा यहां पे, या तो x आएगा यहां पे। t और r के बीच में 5 लोग हैं, सिर्फ एक पर्सन है s और v के बीच में, और नीदर ऑफ देम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ t। t के साथ कोई भी नहीं बैठा। s और v के बीच में एक पर्सन है, तो v के सामने वाली लाइन में u और w नहीं आ सकते, यानी कि u के सामने v नहीं आएगा और w के सामने v नहीं आएगा। ना तो यहां पे आ रहा और ना तो यहां पे आ रहा। अगर मैं इधर से w को देखूं तो इधर v नहीं आ सकता, और t u v है ना, u के सामने नहीं आ सकता और इसके सामने नहीं आ सकता, फिर यहां पे आ सकता है। हम लोग w को एक बार यहां लेके देखते हैं, नहीं बना तो दूसरा केस लेके देख लेंगे। v हमारे पास इधर नहीं आ सकता और s और v के बीच में एक पर्सन है, यहां से एक पर्सन नहीं बन सकता। o आ गया यहां पे, यहां से एक पर्सन बन सकता है क्या? v यहां नहीं आ सकता ना। v को अगर मैं यहां बनाऊं तो s यहां आ सकता है। s और v के बीच में एक पर्सन है। नीदर ऑफ देम इज इमीडिएट नेबर ऑफ t। t के साथ कोई भी नहीं है, तो t के साथ तो इनको बिठाना ही नहीं है। सामने वाली लाइन में t भी नहीं आएगा, और 5 लोग थे t और r के बीच में। t को यहां बिठाऊंगी तो 1 2 3 4 5, r को यहां आना पड़ेगा ना, और s के सामने वाली लाइन में r नहीं आ सकता, तो t और r यहां तो नहीं आ सकते। अगर मैं थोड़ा सा इसको उल्टा करके देखूं, s को अगर मैं यहां बिठा दूं और एक छोड़ना ना मुझे, v को मैं यहां पे बिठा दूं। अब t और r बना के देखें, नीदर ऑफ देम इज, t और r के साथ में नहीं है ना, s और v के बीच में एक पर्सन आ गया। r तो आ सकता है यहाँ पे, t को यहां बना के देखें। u के सामने वाली लाइन में t नहीं आ सकता, ये हमें पता था, और s के सामने वाली लाइन में भी नहीं आ सकता। t और r के बीच में 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 5 6 लोग आ गए यहां से, तो 3 पर्सन बिटवीन x एंड n। x गायब हो गया ना अब यहां से। 1 मिनट, 5 पर्सन सेट बिटवीन t एंड r। 1 2 3 4 5। मुझे यहाँ पे x को बिठाना पड़ेगा ना। और कोई लाइन है जो मैं यहाँ पे मिस कर रही हूँ? लेट्स सी। बोलता है n सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ u, 2 पर्सन सिट बिटवीन m एंड p। m और p के बीच में 2 पर्सन बैठ जाएंगे। q एंड n आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ u। w सिट सेकंड टू द राइट ऑफ o। सेकंड टू द राइट ऑफ o हमारे पास w आ जाएगा। उसके बाद बोलता है इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ p। w जो है इमीडिएट नेबर ऑफ p है। 5 पर्सन बिटवीन t एंड r। t और r के बीच में 5 लोग हैं। तो यहां से तो नहीं बन रहा ना। दूसरा केस हमने क्या लिया था? W यहां लिया था, O यहां पे लिया था, ठीक है। अब करके देखें, S और V को वहीं रहने देते हैं। X को लगाना है, X और N के बीच में 3 लोग थे, ठीक है। 3 लोग मैंने यहां से लगा दिए। 1 2 3 यहां से नहीं लग सकते थे। बचा कौन? T और R। R अगर मैं यहां लगा दूं, T यहां पे लगा दूं, तो 1 2 3 4 5। इस पॉसिबिलिटी से मेरे पास सही बना जिसमें W और O को मैंने इंटरचेंज कर दिया।
ये वाली एक ऐसी पजल है जो अगर हम लोग पहले लेकर बैठते तो हम लोग डेफिनेटली अटक जाते हैं इसके अंदर। आप लोगों ने बना लिया हो तो अलग बात है, लेकिन अगर मैं बनाती तो हो सकता है मैं अटक जाती इसके अंदर। तो मैं इसको अवॉइड ही करती इस पजल को, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम खा जाती है। और इस पजल को करने से पहले अगर मुझसे नहीं बन रही होती तो मैं पहले क्वांट मतलब इसको छोड़ के क्वांट कर लेती। ये 5 नंबर छोड़े अच्छे हैं, गलत करने से बेटर और टाइम वेस्ट करने से बेटर। ये टाइम कंज्यूमिंग वाली थी। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ये पीछे से ओवर हो गया होगा टेस्ट। तो ये हमारा लेवल रहता है मॉक्स का, और अगले सेशन में फिर हम लोग एक मॉक करेंगे, होपफुली क्वांट का ही करेंगे, देख लेंगे। बाकी जितने भी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं PDF से या किसी और सोर्स से, तो हमारे पास यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए एक नोटबुक सीरीज़ है जो कि क्विज फॉर्मेट में हम लोगों ने प्रोवाइड करी है, ताकि आपको एक सेक्शनल टेस्ट की फीलिंग आए, एक क्विज की फीलिंग आए, ताकि आप एक प्रैक्टिस सेशन दे रहे हो उस तरीके से। और यहाँ पे 20,000 प्लस क्वेश्चन हैं, डे वाइज क्वेश्चंस है, तो एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। आपको जस्ट वेबसाइट पे जाना है, कंट्रोल F दबाना है, जो आपको टॉपिक चाहिए वो टाइप करना, आपको डेज मिल जाएंगे कि इन डेज पे ये वाले टॉपिक्स अवेलेबल हैं। सबमिट करके दोगे तो PDF का काम कर लेगी, और अगर सीधा दोगे तो क्विज का काम कर लेगी। एंड आई अश्योर यू विद द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट दैट इट इज टॉप नॉच। फ्री टेस्ट भी काफी सारे अवेलेबल हैं, तो फ्री टेस्ट भी आप लगा सकते हो, मॉक टेस्ट। और ऑनलाइन टेस्ट खरीदना चाहो तो वो आपकी मर्जी है, हमारी वेबसाइट और आप विजिट कर लेना। 375 रुपीज़ वाला बंडल है, वो आप परचेज कर सकते हो, जिसके मॉक्स में अभी आपको करवा रही हूँ। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था, कल फिर से मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।